हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है सक्सेस जोन टेक्निकल क्लासेस। आप यहां पर फिटर, टर्नर, मशीनिस्ट, ग्राइंडर, बेल्डर और इलेक्ट्रिशियन ट्रेड से संबंधित सभी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। साथ ही इस समय आप ऑनलाइन एग्जाम फ्री दे सकते हैं, जो कि आपको लिंक पर प्रोवाइड कराया जाएगा। और अगर आपको इस एग्जाम की पीडीएफ चाहिए तो आपको टेलीग्राम लिंक पे जाना पड़ेगा, जहां पे टेलीग्राम लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कराई गई है। वहां से आप इसकी पीडीएफ भी प्राप्त कर सकते हैं। यदि आप जल्दी से जल्दी सक्सेस होना चाहते हैं और बहुत जल्दी जॉब लगाना चाहते हैं तो जुड़े रहिए सक्सेस जोन के साथ। वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको आने वाली और भी वीडियोस प्राप्त हो सके। तो बने रहिए सक्सेस जोन के साथ। शुरुआत करते हैं यूपीआरवी, यूएनएल, यूपीएसएससी, इसरो, डीएमआरसी, एनएफसी सीरीज का 19वां क्वेश्चन पेपर। आप लोग सोच रहे होंगे कि इतने सारे मैंने नाम लिख दिए हैं, यूपीआरवी, यूएनएल, यूपीएसएससी, इसरो, डीएमआरसी, एनएफसी, तो क्या सभी में इस टाइप के क्वेश्चन आने वाले हैं? तो आदि आप लोग यूपीआरबी, यूएनएल, टीजी2 की तैयारी कर रहे हैं, यूपीएसएससी असिस्टेंट बोरिंग टेक्नीशियन की तैयारी कर रहे हैं, इसरो, डीएमआरसी, तो ये क्वेश्चन पेपर जो बनाया गया है ये कॉमन क्वेश्चन पेपर है, जिसमें से आपको हर क्वेश्चन, हर जो एग्जाम होते हैं सभी की एग्जाम की तैयारी के हिसाब से आपको यहाँ पे क्वेश्चन प्राप्त हो सके। किसी एक विशेष के लिए जैसे यूपीआरबी, यूएनएल की अगला शुरुआत करेंगे तो फिर आप यूपीएसएससी के लिए छोड़ जाएंगे। इसलिए तैयारी आपको करना है कॉमनली, सभी तैयारी एक साथ करना है, क्योंकि क्वेश्चन पेपर ऐसे आते हैं, चाहे वो यूपीआरबी, यूएनएल हो या यूपीएसएससी हो, डीएमआरसी हो, इसरो हो, सभी में कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो कॉमन क्वेश्चन होते हैं। उन कॉमन क्वेश्चन को लेकर ही मैं एक क्वेश्चन पेपर बनाया हूं, ताकि आपके लिए ज्यादा सटेबल रहे, ज्यादा अच्छे से आप गेन कर सकें और बहुत जल्द सक्सेस हो सके। शुरुआत करते हैं हम अपने इस टॉपिक को। तो एनएफसी सीरीज का 19वां क्वेश्चन पेपर मैं आज सॉल्व करवा रहा हूं। यदि आप 20वां क्वेश्चन पेपर का एग्जाम देना चाहते हैं तो आपको लिंक में इसकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक प्रोवाइड हो जाएगी, जहां से आप इसका 20वां क्वेश्चन सीरीज का पेपर सॉल्व कर सकते हैं। चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। तो पहला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से किसका उपयोग काटने के किनारे के नजदीक उच्च लचीले जॉब के सहारे के लिए किया जाता है? Which of the following is used to support a highly flexible job near the cutting edges? ऑप्शंस हैं स्टेडी रेस्ट, फॉलोअर रेस्ट, कंपाउंड रेस्ट या फिर ऑल ऑफ एबव। तो यहाँ पे देखेंगे कि काटने के किनारे के नजदीक की अगर हम लोग बात करें तो मान के चलो अगर हमारी कोई लंबी पतली जॉब है तो आपको पता होना चाहिए कि लंबी और पतली जॉब को सहारा देने के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं? स्टडी रेस्ट का प्रयोग करते हैं। यदि आपको किसी जॉब के एकदम समीप पे अगर आपको काटना है तो आपको किसका प्रयोग करना पड़ेगा? आपको फॉलोअर रेस्ट का प्रयोग करना पड़ेगा, क्योंकि जो फॉलोअर रेस्ट होती है वो कटिंग टूल के साथ साथ जहां जहां आपका कैरेज मूवमेंट करता है, जहां जहां आपका कटिंग टूल मूवमेंट करता है, उस कटिंग टूल के मूवमेंट के साथ साथ आपका फॉलोअर रेस्ट भी क्या करती है? मूवमेंट करती है, जिससे आपका उच्च लचीली जॉब के किनारे क्षेत्र पे हम लोग क्या कर सकते हैं? कटिंग कर सकते हैं। और जो साफ्ट होती है आपकी, वो साफ्ट आपकी झोल नहीं ले पाती है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, Why is an idler gear used in gear trains? गियर गाड़ियों में एक आइडलर गियर का उपयोग किया जाता है to obtain minimum center distance between driving and driven shaft। ड्राइविंग और संचालित शाफ्ट के बीच न्यूनतम दूरी, केंद्र दूरी प्राप्त करने के लिए, रोटेशन की आवश्यक दिशा प्राप्त करने के लिए, बूथ ए एंड बी, नॉन ऑफ एबव। तो गियर गाड़ियों की अगर हम लोग बात करें तो मैंने गियर ट्रेन से संबंधित एक क्वेश्चन पेपर बनाया हुआ है, एक वीडियो बनाई हुई है, जिसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड हो जाएगी। तो वहां से जाके आप गियर के बारे में क्लियर कर लें कि गियर ट्रेन होती क्या है, आइडलर गियर क्या होता है। तो हम बात करते हैं कि जैसे हमारा आपका एक गियर यहाँ पे है, एक हमारा ये गियर होता है, दूसरा हमारा ये गियर होता है। दोनों के बीच में जो रोटेशन की दिशा होती है, रोटेशन की दिशा को समान रखने के लिए हम लोग क्या करते हैं? एक आइडलर गियर का प्रयोग करते हैं। तो ये हमारा बीच वाला कौन सा गियर हो जाता है? आइडलर गियर हो जाता है। इस आइडलर गियर का ना ही इनके वेगानुपात पर कोई प्रभाव पड़ता है, गति अनुपात पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। हाँ, बस ये रहता है कि जो ड्राइविंग शाफ्ट की घूमने की दिशा होती है, ड्रिवन शाफ्ट की घूमने की दिशा दोनों क्या हो जाती है? समान हो जाती है। तो यहां से हमारा आंसर निकल कर आता है क्या? सेकंड हमारा यहां से आंसर क्लियर हो जाता है, रोटेशन की आवश्यक दिशा प्राप्त करने के लिए। अब काफी सारे स्टूडेंट का ये सोचना होगा कि ड्राइविंग और संचालित शाफ्ट के बीच न्यूनतम केंद्र दूरी प्राप्त करने के लिए, तो देखिए केंद्र दूरी न्यूनतम कब प्राप्त होगी? जब दोनों आपस में शाफ्ट में एकदम से अटैच हुए हों। अब इनके बीच में अगर मैं आइडलर गियर को लगा देता हूं तो दोनों क्या हो जाते हैं? दूर दूर हो जाते हैं, तो ये न्यूनतम दूरी नहीं हो पाती है। तो यहां से हमारा पहला आंसर क्या हो जाता है? गलत हो जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन पूछा गया है, आरपीएम की गणना करें जब कार्बाइड औजार के लिए कर्तन गति 30 मीटर प्रति मिनट तथा कार्यखंड का व्यास 60 mm है। ऑप्शन है 636, 318, 192 और 159। तो यहां से मैं इसके आपको सॉल्यूशन पे लेके चलता हूं।
ओके, तो आपके लिए एक मैंने फार्मूला लेकर आया है जिसको कटिंग स्पीड का कैलकुलेशन का फार्मूला बोलते हैं। कटिंग स्पीड के कैलकुलेशन के लिए फार्मूले के बारे में मैंने आपको काफी सारी वीडियो में भी क्लियर किया हुआ है। आप देखेंगे यहाँ पे पाई डी एन अपॉन पे 1000 मीटर प्रति मिनट कटिंग स्पीड का फार्मूला होता है। काफी सारे स्टूडेंट को इसमें डाउट रहता है। तो यहाँ पे जब डी अर्थात डायमीटर ऑफ ड्रिल या फिर डायमीटर ऑफ शाफ्ट का अगर आपको एमएम में दिया होता है तब आपको ये वाला फार्मूला अप्लाई ही होता है। यदि आपको जो व्यास होता है अगर आपको इंच में दिया होता है तो आपको नीचे वाला जो फार्मूला मैंने आपको यहाँ पे बताया वाला फार्मूला आपको अप्लाई होता है। अब इसके सॉल्यूशन में जाते हैं। आपके सॉल्यूशन में दिया होगा कि जो कटिंग स्पीड है वो आपको 30 दी हुई है और आपको जो डायमीटर दिया हुआ है वो डायमीटर कितना दिया हुआ है, आपको 60 दिया हुआ है। तो इसको जब आप सॉल्यूट करेंगे, सॉल्यूशन करने के पश्चात आपका जो आंसर निकल कर आ जाएगा वो आ जाएगा 159। तो यहां से आपका आंसर क्लियर हो जाता है 159। क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन क्या पूछता है, यहां से आपका जो आंसर निकल कर आ जाएगा 159 क्लियर हो जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन पूछा गया है किसी चीजल का झुकाव कोण 39.5 डिग्री है, उसका क्लीयरेंस कोण कितना होगा। द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ चीजल इज 39.5 डिग्री, देन क्लीयरेंस एंगल इज ऑप्शंस है 40 डिग्री, 10 डिग्री, 9.5 डिग्री एंड 20.5 डिग्री। तो आप देखेंगे यहाँ पे कि जो चीजल होती है, चीजल की अगर हम लोग बात करें तो चीजल का जब हम मेनू बनाते हैं, चीजल का जब फिगर बनाते हैं तो चीजल के फिगर को बनाने के लिए ये आपका एक लंबवत रेखा होती है और ये जॉब की सतह होती है। तो जॉब की सतह के बीच में जब हम लोग चीजल को रखते हैं तो चीजल को रखने के पश्चात आप देखेंगे ये आपका क्लीयरेंस कोण होता है। आप जानते हैं चीजल का पॉइंट कोण कितना होता है, 60 होता है। तो इसके मैं आपको सॉल्यूशन पे लेके चलता हूँ, काफी सारे इसमें डाउट है। तो यहां से आपको पता होना चाहिए कि चीजल का हमेशा जो पॉइंट एंगल रखा जाता है वो कितना रखा जाता है, 60 डिग्री रखा जाता है। अब जब चीजल का पॉइंट एंगल 60 डिग्री हो जाता है तो हाफ एंगल कितना हो जाएगा, 30 डिग्री हो जाएगा। इंक्लिनेशन ऑफ एंगल आपको 39.5 डिग्री दिया हुआ है। क्लीयरेंस एंगल याद करना है तो क्लीयरेंस एंगल के लिए क्या हो जाएगा आपका 39.5 डिग्री माइनस 30 डिग्री इक्वल कितना आ जाएगा 9.5 डिग्री। इसके लिए मैं आपको एक चीजल के सारे एंगल की वीडियो बना दूंगा, वहां सारी चीजें यहाँ क्लियर हो जाएंगी। तो यहाँ से हमारा आंसर कितना निकल कर आ जाता है 9.5 डिग्री। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन पूछा गया है जब ऑफसेट ऑपरेटर की दिशा में होता है तो टेपर का बड़ा व्यास होगा। ऑप्शंस है दोनों सिरों पर, मध्य में, हेडस्टॉक की तरफ या फिर टेलस्टॉक की तरफ। तो यहाँ पे बात की जा रही है, मान के चलिए कोई रॉड है और इस रॉड में बोला गया है कि जो ऑफसेट है वो किस ओर है, आपका ऑफसेट ऑपरेटर की दिशा में है। तो देखेंगे आप कटिंग टूल को जब इस मूवमेंट में चलाएंगे तो आपका बड़ा व्यास किस ओर बनेगा, हेडस्टॉक की तरफ बनेगा। तो यहाँ से हमारा आंसर क्लियर हो जाता है कि बड़ा व्यास आपका हेडस्टॉक की ओर बनेगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है केंद्र लेथ पर किस अटैचमेंट का उपयोग किया जा सकता है। विच अटैचमेंट कैन बी यूज्ड ऑन सेंटर लेथ। ऑप्शंस हैं ग्राइंडिंग, मिलिंग, कॉपिंग या फिर ऑल ऑफ एबव। तो यहाँ पे मैं बता दूं आपको कि जो सेंटर लेथ मशीन होती है, सेंटर लेथ में ये सारे अटैचमेंट हम क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है सेट ओवर विधि द्वारा टेपर काटते समय निम्नलिखित में से कौन सा केंद्र उपयुक्त है। प्लेन सेंटर, हाफ सेंटर, बॉल सेंटर या फिर रिवॉल्विंग सेंटर। तो जो आपकी सेट ओवर विधि होती है जिसको हम लोग टेलीस्टॉक ऑफसेट मेथड के नाम से भी जानते हैं, तो इसके लिए मैंने सेंटर के बारे में आपको सबसे पहले एक वीडियो बताई हुई है। उस वीडियो पे आप जाके देखेंगे तो आपको प्राप्त हो जाएगा कि जो सेट ओवर विधि है उसके लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, बॉल सेंटर का। तो यहाँ से हमारा आंसर क्लियर क्या हो जाता है, यहाँ से हमारा आंसर आ जाता है बॉल सेंटर। हमारा यहाँ से आंसर क्लियर हो जाता है। तो ये काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, मैक्सिमम एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। यदि हम लोग बॉल सेंटर का प्रयोग नहीं करेंगे तो फिर आपकी जो शाफ्ट है, जो आपका सेंटर, वो क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा। क्वेश्चन है अगला, जैविक बंधन ग्राइंडिंग व्हील खालिस्तान को सहन कर सकता है। कैन बायोलॉजिकल बॉन्डिंग वियर द ग्राइंडिंग व्हील। ऑप्शन है स्थूल उपयोग, मैक्रो यूजेस, हाई कैपेसिटी उच्च क्षमता, उपकरण कक्ष उपयोग, टूल रूम यूजेस एंड सुचारू उपयोग। तो जैविक बंधन ग्राइंडिंग व्हील की अगर हम लोग बात करते हैं तो जो हमारे स्थूल उपयोग होते हैं, जो हमारे मोटे वर्क होते हैं, इन मोटे वर्क के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, जैविक बंधन ग्राइंडिंग व्हील का प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, पतली सीटों में बड़े होल बनाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं। यूज टू मेक बिग होल्स इन थिन सीट, ट्रैपनिंग कटर्स, ट्विस्ट ड्रिल, यूरेका ड्रिल या फिर नॉन ऑफ एबव। तो आप देखेंगे यहाँ पे कि जो पतली सीटें होती हैं, पतली सीटों में ड्रिल बनाने के लिए हम लोग एक टूल का प्रयोग करते हैं, विशेष टूल होता है, इसको हम लोग बोलते हैं ट्रैपनिंग कटर। किसका प्रयोग करते हैं, ट्रैपनिंग कटर। इस टाइप का आपका ट्रैपनिंग कटर होता है। अगला क्वेश्चन है, लाइव सेंटर की तुलना में मृत सेंटर सहता है अथवा प्रतिरोध करता है। बिना घर्षण, बराबर घर्षण, कम घर्षण या फिर अधिक घर्षण। तो जो हमारा लाइव सेंटर होता है, लाइव सेंटर हमारा कहाँ पे यूज किया जाता है, लाइव सेंटर यूज किया जाता है हमारा हेडस्टॉक की ओर। तो लाइव सेंटर जो होता है जॉब के साथ आपका घूमता है, जबकि डेड सेंटर क्या होता है, जॉब के साथ नहीं घूमता है। डेड सेंटर आपका फिक्स होता है, जबकि लाइव सेंटर आपका क्या होता है, मूविंग होता रहता है। तो आपका जो लाइव सेंटर की तुलना में जो डेड सेंटर होता है, मृत सेंटर जो होता है, वो अधिक घर्षण क्या करता है, करता है।
अगला क्वेश्चन है, टेपर टर्निंग अटैचमेंट विधि द्वारा टेपर खरादन के लिए खराद को कार्य को पकड़ा जाता है। चक में केंद्रों के मध्य, ए व बी दोनों या फिर दोनों में से कोई नहीं। तो जो अब आप टेपर टर्निंग अटैचमेंट विधि का प्रयोग करते हैं, टेपर टर्निंग अटैचमेंट मेथड को कैरेज के पीछे की तरफ बेड पर फिक्स किया जाता है और एक लिंक के माध्यम से हम लोग किसके साथ अटैच करते हैं, क्रॉस लाइट के साथ अटैच करते हैं। टेपर टर्निंग अटैचमेंट में आप जॉब, अगर आपका जॉब छोटा है, कम लंबाई का है, तो उसको आप चक में पकड़ सकते हैं। यदि आपका जॉब अधिक लंबाई का है तो केंद्रों के मध्य में पकड़ सकते हैं। कहने का तात्पर्य कि आपका यहाँ पे आंसर निकल कर आता है ए और बी दोनों। अगला क्वेश्चन है, Which of the following statements are false for belt drive? बेल्ट ड्राइव के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? पहला ऑप्शन दिया हुआ है, बेल्ट ड्राइव का उपयोग निरंतर गति ड्राइव वाले अनुप्रयोगों में किया जाता है। तो देखिए, यदि आप बेल्ट ड्राइव का प्रयोग निरंतर जो गति होती है उसमें अगर आप प्रयोग करेंगे तो बेल्ट ज्यादा से ज्यादा गर्म हो जाएगा और गर्म होने के कारण कमजोर हो जाएगा और स्लिप हो जाएगा। तो यहाँ से हमारा आंसर ये खत्म हो जाता है, गलत हो जाता है कि हमारा पहला आंसर गलत हो गया। दूसरा हमारा है, बेल्ट ड्राइव कैन बी यूज्ड एट एक्सट्रीमली हाई स्पीड्स। बेल्ट ड्राइव का उपयोग अत्यधिक तेज गति से किया जा सकता है। यदि आप बेल्ट ड्राइव का प्रयोग अत्यधिक तेज गति से करेंगे तो पुल्ली में बेल्ट क्या हो जाएगा, स्लिप हो जाएगा। ये भी हमारा आंसर क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बेल्ट ड्राइव में कम शक्ति संचारण क्षमता होती है। तो बिल्कुल बेल्ट ड्राइव में आपकी कम शक्ति संचारण क्षमता होती है। तो आप देखेंगे आपका पहला गलत हो गया, आपका दूसरा गलत हो गया। आपका कौन सा सही है, आपका केवल तीसरा सही है। इसके अगले वाले ऑप्शन में चलते हैं। क्वेश्चन है, इसी में अगला दिया हुआ है, बेल्ट ड्राइव को निरंतर स्नेहन की आवश्यकता होती है। यदि आप बेल्ट ड्राइव में निरंतर स्नेहन करेंगे तो निरंतर स्नेहन करने से क्या जरूरी है, आप बेल्ट ड्राइव में स्नेहन करेंगे तो क्या होगा, बेल्ट ड्राइव में कभी भी स्नेहन नहीं किया जाता है, क्योंकि यदि आप स्नेहन करेंगे बेल्ट ड्राइव में तो आपकी जो बेल्ट है वो स्लिप हो जाएगा। अब ऑप्शन देखते हैं 1 और 2, मतलब हमारा 1, 2 और 4 क्या हो जाते हैं, रॉन्ग हो जाते हैं। तो यहां से हमारा देखेंगे चौथा ऑप्शन देखेंगे आप, 1, 2 एंड 4 क्या हो जाएंगे, रॉन्ग हो जाएंगे। केवल थर्ड ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा राइट। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है, सीमा गेज को आमतौर पर खालिस्तान से परिष्कृत किया जाता है। द लिमिट गेज इज यूजुअली प्रेसिस विथ 1/100 टॉलरेंस, 1/10 टॉलरेंस, 3/10 टॉलरेंस और 20 से 50%। तो आपकी जो गेज होते हैं, चाहे वो लिमिट गेज हो, आपका प्लग गेज हो, कोई सा भी गेज हो, जिस गेज को भी जॉब पर दी गई टॉलरेंस का लगभग 1/10 हिस्सा क्या करते हैं हम लोग, जॉब पर दी गई टॉलरेंस का 1/10 हिस्सा क्या करते हैं, परिष्कृत करते हैं। और जो जेग और फिक्सचर होता है, जेग और फिक्सचर में टॉलरेंस 20 से 50% दी जाती है। अगला क्वेश्चन है, किसी हेक्सा ब्लेड में 25 टीपीआई है तो उसकी पिच होगी। इफ अ हेक्सा ब्लेड हैज 25 टीपीआई, इट्स पिच विल बी 1 mm, 1/25 mm, 0.5 mm, 1 इंच। काफी सारे लोगों ने इसमें आंसर 1/25 mm कर दिया है, लेकिन जो सर्वथा गलत है, क्योंकि जो हमारी पिच का जो फार्मूला होता है 1/TPI वो सिर्फ थ्रेड के केस में लागू होता है। जो हमारी थ्रेड होती है, चूड़ी जो काटते हैं, उस चूड़ी के केस में हमारा 1/TPI लागू होता है। लेकिन जब हम लोग ब्लेड की बात करते हैं तो ब्लेड में ये फार्मूला लागू नहीं होता है। तब ब्लेड के लिए मैंने काफी सारे आपके लिए बनाए हुए हैं, आप उनको वॉच जरूर करें। वीडियो को पॉज करके इनको नोट जरूर करें, क्योंकि ये पूरी एक मैंने काफी सारी इसमें चीजें दी हुई हैं जो आपकी काफी ज्यादा यूजेबल है। यदि आप वीडियो को लैंडस्केप मोड में देखेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, फुल मोड में देखेंगे तो आपको ये कंप्लीट दिखाई देगी, क्योंकि काफी बारीक है और एक ही बार में मेरे को सारी चीजें दिखाना है, इसलिए मैंने एक टेबल में इन चीजों को बना के रखा हुआ है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि मैंने पिच लिखाया हुआ है, पिच के बाद मैंने टीथ प्रति सेंटीमीटर, यानी कि टीथ प्रति 10 mm कितने होते हैं, टीथ प्रति इंच कितने होते हैं, तो यहाँ पे टीपीआई को शो किया हुआ है। और इसके अतिरिक्त आप देखेंगे क्लासिफिकेशन में 1.8 mm किस में आता है, कोर्स में आता है ना, 1.4 किस में आता है, मीडियम में आता है, 1.0 मीडियम में आता है, 0.8 फाइन में आता है। उसके हिसाब से टाइप ऑफ सेट, स्टैगर सेट है, वेब सेट है, कौन सी सेटिंग है, तो वो सेटिंग भी आपको बताई हुई है। और साथ में जिन जिन मटेरियल्स में इनका प्रयोग किया जाता है वो मटेरियल्स भी मैंने आपको यहाँ पे बताए हुए हैं। वीडियो को पॉज करके इनको आप नोट करेंगे तो आपके लिए काफी ज्यादा यूजेबल रहेगा। इसके पश्चात कभी भी आपको कोई परेशानी नहीं आएगी। इसके पश्चात हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो यहाँ से हमारा जो आंसर निकल कर आ जाता है वो हो जाएगा हमारा 1 mm आंसर निकल कर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपको सारणी में मैंने सारी चीजें क्लियर की हुई है, आंसर किस तरह से निकाला जाता है, तो वहां से आप उसको नोट जरूर करें। यहाँ से हमारा आंसर 1 mm क्लियर होता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन पूछा गया है, निम्नलिखित में से किस का प्रयोग चूड़ी के रूप को सुधारने तथा फिनिशिंग कार्यों के लिए किया जाता है? ऑप्शन है टेप, थ्रेडिंग टूल, टिप्ड टूल या फिर चेजर। तो चूड़ी के रूप को सुधारने और फिनिशिंग कार्यों के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं? चेजर का प्रयोग करते हैं, जो कि हैंड चेजर होता है। हैंड चेजर का प्रयोग किया जाता है चूड़ी के फॉर्म को परिष्कृत करने के लिए और
सुधारने के लिए। मशीन चेजर जो होता है वो नई चूड़ी बनाने के लिए प्रयोग करते हैं। क्वेश्चन है हमारा अगला, टूल की हार्डनिंग दूर करने के लिए खालिस्तान ऊष्मा उपचार किया जाता है। हीट ट्रीटमेंट इज डन टू रिमूव हार्डनिंग ऑफ द टूल, टेम्परिंग, कार्बोराइजिंग, साइनाइडिंग या फिर नॉर्मलाइजिंग। तो कभी भी जब आप हार्डनिंग प्रोसेस करते हैं तो हार्डनिंग आपकी एक प्राइमरी प्रोसेस होती है। उस प्राइमरी प्रोसेस को दूर करने के लिए, आपकी हार्डनिंग को दूर करने के लिए, ब्रिटलनेस को दूर करने के लिए, टफनेस को बढ़ाने के लिए हमेशा कौन सी प्रोसेस करना चाहिए? हमेशा टेम्परिंग की प्रोसेस करना चाहिए। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन पूछा जाता है आपका, निम्नलिखित में से किस सोल्डर का प्रयोग कार्यखंड पर चूड़ी काटने के लिए किया जाता है? तो आप देखेंगे कि जब हम लोग किसी कार्यखंड पे चूड़ियां काटते हैं तो चूड़ी काटने के लिए हम लोग यहाँ पे एक अंडरकट बना लेते हैं। किसका बना लेते हैं? अंडरकट, ताकि हमको ये पहचान में आ सके कि हमको चूड़ी सिर्फ इतनी लंबाई पे काटनी है। नहीं तो क्या हो सकता है, कई बार हम लोग चूड़ी अधिक लंबाई तक काट सकते हैं। तो यहां से हमारा आंसर क्लियर हो जाता है, अंडरकट सोल्डर। क्वेश्चन हमारा अगला, भारतीय स्टैंडर्ड के अनुसार ग्रेन साइज 46 किस ग्रुप के अंतर्गत आता है? अकॉर्डिंग टू इंडियन स्टैंडर्ड विच ग्रुप ऑफ ग्रेन साइज 46 बिलोंग टू? कोर्स, मीडियम, फाइन, वेरी फाइन। तो ये ग्राइंडिंग से संबंधित क्वेश्चन सीरीज है, इसके लिए मैं आपको बता रहा हूं। ये आपके ग्रेन साइज जो नंबर आपको यहाँ पे दी गए हैं, तो आप देखेंगे यहाँ पे ग्रेन साइज को हम लोग ग्रिड साइज के नाम से भी जानते हैं। तो कोर्स में 10 से 24, मीडियम 30 से 60, फाइन 80 से 180 और सुपर फाइन 220 से 600। तो इनको आपको वीडियो को पॉज करके नोट जरूर करना है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यहाँ से हमारा आंसर क्या निकल कर आ जाता है? जो हमारा 46 हो जाएगा वो मीडियम के अंतर्गत आ जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है, एक फेस प्लेट खालिस्तान पर आरोपित की जाती है। ऑप्शन है चक, स्पिंडल, बेड या फिर उपयुक्त सभी। तो जो फेस प्लेट होती है वो केवल आपके स्पिंडल पर ही क्या होती है? माउंट की जाती है। जो आपका मेन स्पिंडल होता है, हॉलो स्पिंडल होता है, उस पर डायरेक्ट माउंट की जाती है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन पूछा गया है, पतली मोटाई वाले छोटे व्यास के जो पाइप या ट्यूब के केस में उनको मोड़ने के पहले उसमें खालिस्तान भरना चाहिए। तो जब आप देखेंगे कि जो पाइप बेंडिंग मशीन का हम लोग प्रयोग करते हैं, पाइप बेंडिंग मशीन में जब पतले व्यास के छोटे पाइप होते हैं, यदि हम लोग उसको बेंड करेंगे तो पाइप क्या हो जाएंगे? फट जाएंगे। तो पाइप को फटने से बचाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? लेड का प्रयोग करते हैं। और जो बड़े व्यास के पाइप होते हैं उसमें रेत का प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन है, बेयरिंग में लुब्रिकेंट का इस्तेमाल क्यों किया जाता है? वाई इज लुब्रिकेंट यूज्ड इन बेयरिंग? ऑप्शन है गर्मी बाहर निकालने के लिए और चिप्स की सफाई के लिए। तो ये देखेंगे कि बेयरिंग में चिप्स तो निकलते ही नहीं है, क्योंकि बेयरिंग एक ऑप्शन होता है जहां पे घूमने वाले पार्ट को सहारा दिया जा सके। जबकि चिप्स कहाँ निकलते हैं? जो आपकी कटिंग प्रोसेस होती है, कटिंग प्रोसेस में आपके चिप्स निकलते हैं। तो यहां से आपका पहला आंसर तो गलत हो जाता है कि गर्मी बाहर निकालने और चिप्स की सफाई करने के लिए। तो ये गलत हो जाता है। अब देखते हैं गर्मी बाहर निकालने के लिए। तो बेयरिंग में लुब्रिकेंट का मुख्य प्रयोग खासकर दो कामों के लिए किया जाता है। पहला क्या? लुब्रिकेशन करना, अर्थात मशीन के चलने वाले पार्ट लगातार चलने के कारण उनमें क्या होती है? हीट उत्पन्न होती है। और हीट उत्पन्न होने के कारण कहीं ना कहीं पार्टों में खराबी आती है, जिसके कारण से लुब्रिकेंट का प्रयोग करते हैं, जिससे उनकी हीट क्या होने लगती है? कम होने लगती है। तो यहां से हमारा आंसर क्लियर हो जाता है, गर्मी बाहर निकालने के लिए। अगला क्वेश्चन है, खराद कर्तन औजार पर चिप ब्रेकर की आवश्यकता होती है नर्म पदार्थ के लिए, तन्य पदार्थ के लिए, कास्ट आयरन के लिए या फिर कठोर धातुओं के लिए? तो यहां से हमारा आंसर क्या क्लियर हो? तो चिप ब्रेकर का प्रयोग खासकर वहां किया जाता है जहां पर कंटिन्यूअस चिप्स निकलते हैं। कंटिन्यूअस चिप्स का मतलब होता है जब आप टर्निंग कार्य करते हैं तो टर्निंग कार्य के दौरान आपके जो चिप्स लगातार निकलते जाते हैं, चिप्स लगातार निकलते जाते हैं। तो लगातार चिप्स आपके घुंघराले होते जाते हैं, कंटिन्यूअस निकलते जाते हैं। इनको बीच में तोड़ने की आवश्यकता होती है। यदि इनको ना तोड़ा जाए तो ऑपरेटर को काफी ज्यादा दुर्घटना की संभावना होती है। तो लगातार जो कंटिन्यूअस चिप्स होते हैं वो किस में निकलेंगे? ओनली तन्य पदार्थों में आपके क्या निकलेंगे? लगातार चिप्स निकलेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, सोल्डरिंग आयरन द्वारा सोल्डर किसके संपर्क में आने से पिघलता है? विथ वोम डज सोल्डरिंग मेल्ट बाय सोल्डरिंग आयरन। तो जो आपकी कोर होती है सोल्डरिंग आयरन की, इस टाइप की कोर होती है, यह हमारा सोल्डरिंग आयरन है जिसके माध्यम से हम लोग सोल्डरिंग करते हैं। तो यहाँ जो कोर होती है, जो एज होती है, इसके संपर्क में जब सोल्डर आता है तो क्या हो जाता है? पिघल जाता है। ड्रिलिंग मशीन की क्षमता व्यक्त की जाती है। द कैपेसिटी ऑफ ड्रिलिंग मशीन इज एक्सप्रेस्ड सुराख के अंतिम व्यास से, अधिकतम व्यास से, फ्रॉम द मैक्सिमम डायमीटर ऑफ द होल, सुराख की अधिकतम लंबाई से, मैक्सिमम लेंथ ऑफ आइलेट, एक्चुअली होल लिखा हुआ है, ड्रिल की अत्यधिक स्पीड से, ड्रिल स्पीड, और इनमें से कोई नहीं। तो ड्रिलिंग मशीन की क्षमता हमेशा वहां पे व्यक्त करेंगे जिसके माध्यम से उसमें हम लोग अधिक से अधिकतम जॉब में क्या कर सके? सुराख कर सके। अगला क्वेश्चन है, पाइप असेंबली में हेम्प पैकिंग निम्न के लिए प्रयोग करते हैं। इन पाइप असेंबलीज यूज्ड फॉर हेम्प पैकिंग द फॉलोइंग। सरल संबंध के लिए
थ्रेड के मध्य गैप को भरने के लिए, लीकेज रोकने के लिए, या फिर टाइट फिटिंग प्राप्त करने के लिए। तो जो हेम्प पैकिंग होती है वो केवल किस लिए प्रयोग की जाती है? ओनली लीकेज को रोकने के लिए प्रयोग की जाती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा खराद का हिस्सा नहीं है? ऑप्शन है सैडल, एप्रॉन, स्पिंडल या फिर आर्वर। तो ये जो हमारा आर्वर होता है ये हमारा मिलिंग मशीन का हिस्सा होता है, ड्रिलिंग मशीन का हिस्सा होता है, लेकिन इसका लेथ मशीन का हिस्सा नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है, एक लेथ मशीन जिसमें तकली और सीसा, तकली का मतलब स्पिंडल होता है, सीसा का मतलब लेड होता है, तो एक लेथ मशीन जिसमें तकली और सीसा पेंच के समान गतियां हैं, उस पर 3 मिलीमीटर पेंच के काटने के लिए उपकरण को तकली के प्रत्येक घूर्णन के लिए खालिस्तान की दूरी तय करना पड़ेगी। तो यहाँ पे ऑप्शंस आपको दिए हैं 1.5 मिलीमीटर, 3 मिलीमीटर, 4.5 मिलीमीटर और 6 मिलीमीटर। तो जब आप देखेंगे कि आपकी जॉब पर काटे जाने वाली पिच भी आपकी सेम टू सेम है और लीड स्क्रू की पिच भी आपकी सेम है, तो टूल कितना ट्रेवल करेगा? जितनी आपकी पिच उतनी ही टूल आपका ट्रेवल करेगा। मतलब आपका टूल कितना ट्रेवल करेगा? 3 mm ही टूल ट्रेवल करेगा। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किसका एक चूड़ीदार संयोजन में उपयोग किया जाता है जहां स्लाइडिंग बल एक दिशा में काम करता है? Which one of the following threads is used in threading assembly where the sliding forces work in one direction? ऑप्शन है नकल थ्रेड, वी थ्रेड, स्क्वायर थ्रेड या फिर आरादंत चूड़ी। अर्थात आपके यहाँ पे शॉर्ट टूथ थ्रेड के बारे में बताया गया है। तो यहाँ पे आंसर हमारा क्या निकल कर आ जाता है? शॉर्ट टूथ थ्रेड, जिसका एक फ्लैंक 3 डिग्री और एक फ्लैंक कितना होता है? 30 डिग्री होता है। तो ये हमारी एक दिशा में कार्य करती है। अगला क्वेश्चन है, स्टैंडर्ड पाइप फिटिंग में, इन स्टैंडर्ड पाइप फिटिंग इंटरनल पाइप में समानांतर थ्रेड होती है, एक्सटर्नल पाइप में समानांतर थ्रेड होती है, इंटरनल पाइप में टेपर थ्रेड होती है, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे हम बता देते हैं आपको कि जो स्टैंडर्ड पाइप फिटिंग होती है, स्टैंडर्ड पाइप फिटिंग में इंटरनल पाइप में समानांतर थ्रेड होती है, जबकि एक्सटर्नल पाइप में टेपर थ्रेड होती है, जिस कारण से आपकी टेपर होने के कारण पाइप को जोड़ने पर लीकेज नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है आपका, विच फ्लैट बेल्ट ड्राइव सिस्टम हैज 2 पुली माउंटेड ऑन ड्रिवन शाफ्ट एंड 1 पुली ऑन ड्राइविंग शाफ्ट? किस प्रकार के फ्लैट बेल्ट ड्राइव सिस्टम में दो शाफ्ट संचालित शाफ्ट पर, 2 पुली संचालित शाफ्ट पर और एक चरखी ड्राइविंग शाफ्ट पर होती है? कहने का तात्पर्य है यहाँ पे कि यहाँ पे 2 पुल्ली जो होती है वो आपकी किस में होती है? 2 पुली आपकी स्पिंडल में होती है, जबकि 2 पुली आपकी एक पुली आपकी ड्राइविंग सिस्टम में होती है। तो ये हमेशा कौन सी पुली हो जाएगी? फास्ट एंड लूज पुली हो जाएगी। तो इस तरह से आपका ये क्वेश्चन पेपर क्लियर होता है। अगर आपको क्वेश्चन पेपर पसंद आता है, अच्छा मतलब आपकी काफी नॉलेजेबल है, तो आप इसको लाइक जरूर करें और शेयर करें ताकि और भी लोग हमसे जुड़ सकें, और सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली और भी जो वीडियोस हैं वो आपको प्रोवाइड हो जाए। बने रहिए सक्सेस के साथ लगातार। नमस्कार।